इनमें वो क्रू में सबसे कम एक्सपीरियंस था। तीसरा पायलट 37 साल का फर्स्ट ऑफिसर, जिनका फ्लाइंग एक्सपीरियंस 6500 आवर्स का था। फ्लाइट ऑपरेट करने से पहले पायलट से मिलकर प्लानिंग डॉक्यूमेंटेशन रिव्यू की, जिसमें वेदर, फ्लाइट प्लान्स और बाकी चीज़ें शामिल थीं। वेदर डिपार्चर और पेरिस के लिए बिल्कुल ठीक था, लेकिन एन रूट कुछ कॉम्प्लिकेशंस थी। फ्लाइट ने इक्वेटर क्रॉस करना था और अटलांटिक का एक एरिया ITCS के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे अक्सर स्टॉर्म्स होते हैं। फ्लाइट ने स्टॉर्म सेल्स के एरिया से गुजर के जाना था, और ये स्टॉर्म सेल्स 60,000 फीट तक चले जाते हैं, जो एयरक्राफ्ट के लिए बहुत ज़्यादा होता है। एयरक्राफ्ट को कभी कभी इन स्टॉर्म सेल्स के अंदर से भी गुजरना पड़ेगा। ITCS के स्टॉर्म्स में वाटर कंटेंट कम होता है, इसलिए रेडार पे मुश्किल ही नजर आते हैं। पायलट्स को बहुत केयरफुली नेविगेट करना पड़ता है। इस क्रू ने एक्स्ट्रा फ्यूल कैरी किया प्लेन में, ताकि ये स्टॉर्म्स अवॉइड कर सकें। पायलट्स ने अपने 9 कैबिन क्रू को टर्बुलेंस के रिस्क और सर्विस पर उसका इफेक्ट ब्रीफ कर दिया। अब थोड़ी सी स्टॉर्म की बात करते हैं। इन क्लाउड्स के अंदर स्ट्रॉन्ग करंट्स से वाटर ड्रॉपलेट्स बहुत ठंडे हो जाते हैं, मतलब वो होते अभी भी वाटर फॉर्म में हैं, लेकिन सरफेस के साथ टच होते ही वो फ्रीज हो जाते हैं और क्रिस्टल क्लियर आइस बन जाते हैं। ये एयरफ्रेम आइसिंग क्रिएट नहीं करता, लेकिन सेंसर्स और प्रोब्स, स्पेशली पेरोट प्रोब्स को ओवरवेलम कर देता है। 2008 और 2009 में एयर फ्रांस के मल्टीपल रिपोर्ट्स आए थे, जहाँ पे इनके पिटो ट्यूब्स क्लॉग हो गए थे। इन इश्यूज को रिकग्नाइज करना और डील करना सेफ्टी बुलेटिन्स में इंक्लूड किया गया था। पिटो ट्यूब्स प्लेन के सेंसर्स होते हैं, जो प्लेन के फ्रंट पे लगे होते हैं, जो कि आपकी एयर स्पीड बताते हैं और आपकी एल्टीट्यूड यानी कि आपकी हाइट बताते हैं कि आप इस टाइम पे किस स्पीड पे हैं। एयरक्राफ्ट एयरबस A330-203 जो 2005 में डिलीवर हुआ था, डिपार्चर के वक्त बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन में था। प्लेन के अंदर 70.4 टन फ्यूल ऐड किया गया और कॉकपिट के अंदर कैबिन क्रू टेक ऑफ के लिए रेडी होना शुरू हो गया। पिटोट प्रोब आइसिंग का इशू रेयर है और मैक्सिमम कुछ ही मिनट्स का होता है। एयर फ्रांस प्रोसीजर IAS TOTUS या अनरिलायबल एयर स्पीड कहता है इन्हें। ट्रेनिंग में ये लो एल्टीट्यूड पर प्रैक्टिस किए गए थे, लेकिन हाई एल्टीट्यूड पर नहीं। 216 पैसेंजर्स प्लेन में बोर्ड हो गए। पायलट्स ने पुशबैक रिक्वेस्ट की। 2209 यानी कि 1009 UTC पर टैक्सीवे स्टार्ट हुआ। सिर्फ 9 मिनट्स लेट थे। फर्स्ट ऑफिसर पायलट फ्लाइंग था, तीनों पायलट्स कॉकपिट में थे इस टाइम पे। 2229 यानी कि 1029 UTC पर एयरक्राफ्ट ने नॉर्मल टेक ऑफ किया, नॉर्मल क्लाइंब। रिलीफ पायलट जो कि थर्ड पायलट थे, वो स्केड्यूल रेस्ट के लिए कॉकपिट से चले गए। 20,000 फीट के बाद क्रूजिंग एल्टीट्यूड FL 350 यानी कि 35,000 फीट सेट हो गया। इस टाइम से लेके 146 UTC पे फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल रही थी। 146 UTC पर फर्स्ट ऑफिसर ने कॉकपिट की लाइट्स डिम कर दी और प्लेन क्लाउड लेयर्स पर एंटर होना शुरू हो गया। टर्बुलेंस स्टार्ट हुई। पायलट्स ने वेदर डिस्कस करना स्टार्ट किया। कैप्टन ने इस टाइम पे रिलीफ पायलट को बुलाया 159 UTC पर। कैप्टन रेस्ट के लिए चले गए। रिलीफ पायलट कैप्टन की सीट में बैठ गए और पायलट मॉनिटरिंग बन गए, और फर्स्ट ऑफिसर जो पायलट फ्लाइंग था, वो इस टाइम पे पायलट इन कमांड भी हो गया। 0206 यानी कि 206 रात के वक्त फर्स्ट ऑफिसर कैबिन क्रू को टर्बुलेंस का अलर्ट दिया। 4 मिनट्स के अंदर अंदर इमरजेंसी सीक्वेंस स्टार्ट होने वाला था। रिलीफ पायलट ने वेदर रेडार गेन मैक्स किया और लेफ्ट टर्न सजेस्ट किया क्लाउड्स को अवॉइड करने के लिए। फ्लाइट प्लान रूट से छोड़ दी, ATC को नोटिफाई भी नहीं किया। 0208 UTC रेन और आइस क्रिस्टल्स का साउंड कॉकपिट में आ रहा था। प्लेन की स्पीड थोड़ी सी कम की। इस टाइम पे आइस क्रिस्टल्स ने प्लेन के सेंसर्स को कवर करना शुरू कर दिया। टाइम 0210 ऑटो पायलट और ऑटो थ्रॉटल डिस्कनेक्ट। प्लेन में कैवलरी चार्ज वार्निंग आई। राइट बैंक डेवलप हो गया। फर्स्ट ऑफिसर ने इंस्टिंक्टिवली प्लेन को लेफ्ट मोड़ना स्टार्ट कर दिया, लेकिन प्लेन को साथ साथ पिच अप भी करना शुरू कर दिया, यानी कि प्लेन का एंगल और ज़्यादा आसमान की तरफ कर दिया। यहाँ पे एक स्टॉल वार्निंग आ गई, यानी कि प्लेन की एयर स्पीड कम हो गई उसकी फ्लाइंग स्पीड से, और लीड पायलट इस टाइम पे कंफ्यूज हो गए। ECAM मैसेजेस रैपिडली आना शुरू हो गए। मल्टीपल वार्निंग्स, प्रोटेक्शंस लॉस्ट। 18 सेकेंड्स में 10 ECAM मैसेजेस, मास्टर कॉशन और वार्निंग लाइट्स। कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट फर्स्ट ऑफिसर लीव पायलट कंट्रोल्स हैंडल करने
की कोशिश कर रहे थे और यहाँ पे ड्यूल इनपुट हो गया, यानी कि फर्स्ट ऑफिसर भी प्लेन को इनपुट दे रहा था और रिलीफ पायलट भी प्लेन को इनपुट दे रहा था, जहाँ पे दोनों के इनपुट्स कैंसिल हो गए। 0214 यानी कि 2:14 UTC पर फर्स्ट ऑफिसर ने टेक ओवर बटन प्रेस किया और रिलीफ पायलट को लॉक आउट कर दिया। इस टाइम पे स्टॉल और GBWS वार्निंग्स आना शुरू हो गई। फर्स्ट ऑफिसर ने पुल बैक किया, नोज 16 डिग्रीज, स्पीड 107 नॉट्स, फॉरवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी कि जब आप स्टॉल में होते हैं तो आपने कभी भी प्लेन का एंगल ऊपर नहीं करना, आपने प्लेन का एंगल हमेशा नीचे करना है ताकि प्लेन स्पीड गेन कर सके और आप इसको रिकवर कर सकें। इसके कुछ 20 सेकंड्स के बाद ए बस A330 अटलांटिक ओशन में क्रैश हो गई 45 डिग्री के एंगल पे, और प्लेन की वर्टिकल स्पीड यानी कि हवा से नीचे उतरने की स्पीड 10,900 फीट पर मिनट थी, जबकि नॉर्मली 500 to 1500 स्पीड के अराउंड होनी चाहिए। एयरक्राफ्ट मल्टीपल पीसेस के अंदर शैटर्ड हो गया और 228 लोगों की जान वहीं पे ख़त्म हो गई। इस फ्लाइट को टाइटैनिक ऑफ द स्काइज कहते हैं। जिस तरह टाइटैनिक शिप ओशन में थी, इस तरह ये प्लेन आसमान में था। लेकिन अगर पायलट्स कुछ भी ना करते और प्लेन को नॉर्मली उड़ने देते तो ये कुछ सेकंड्स के बाद फ्लाइट बिल्कुल नॉर्मल हो जानी थी। इस फ्लाइट के अंदर कोई इशू नहीं था, सिर्फ इसके सेंसर्स के ऊपर आइस आ गई थी, जिसकी वजह से पायलट्स को लगा कि प्लेन के अंदर कोई इशू हो गया है। उन्होंने ये सारा प्रोसीजर स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से प्लेन क्रैश हो गया।